तरीके से निजीकरण का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि सरकारी उद्योग का शेयर जो सरकार के प्रति 100% है उसको 50% से ऊपर मैंने 51% रख लीजिए, आप 49% तक आप बेच सकते हैं। फिर भी मालिक जो उसका कौन रहेगा? सरकार रहेगा। इसी को निजीकरण कहते हैं। बहुत लोग निजीकरण में समझता है प्राइवेट को दे दो। अरे प्राइवेट को क्या दे दो? सब फैक्ट्री दे दो? नहीं, शेयर दे दो, 40% शेयर दे दो। जैसे भी रेलवे का बोल रहा है, सबका रेलवे का अगर करेगा प्राइवेटाइजेशन तो शेयर उसका जो है वो शेयर लेगा, जो धनवान आदमी शेयर लेगा, उससे सुधार भी तो जाता है सब नेचुरल। तो इसलिए जो है ये केन्स ने कहा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बड़ा होना चाहिए, किससे? ब्याज दर से, तभी विनियोग होगा। अब आए कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 संभावित आमदनी, नंबर 2 आपूर्ति लागत। आपूर्ति लागत का मतलब क्या हुआ? आपूर्ति लागत का मतलब हुआ कि मशीन जो आप खरीदने जा रहे हैं, ट्रक जो खरीदने जा रहे हैं, उससे कितना रुपया लगेगा? ट्रक अगर आपको लगेगा 30 करोड़ 30 लाख 40 लाख वाली ट्रक का आपको लगेगा, तो ये हो गया सप्लाई प्राइस। इसी को कहेंगे आपूर्ति लागत। सप्लाई प्राइस हो गया ट्रक का, जितना पैसा लगेगा। हाँ। मार्जिनल इफिशियंसी कैपिटल का 2 हाथ लिए, मार्जिनल इफिशियंसी कैपिटल का 2 हाथ नीचे आया। एक हो गया संभावित आय है, एक हो गया लागत। तो लागत हमारा मतलब लगा 40 लाख, संभावित आमदनी है 80 लाख, तो तुरंत ट्रक खरीद के चलाने लगेगा। ऐसा आप देखिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा सब जगह खूब ट्रक चलता है क्योंकि रोड अच्छा है। और इसीलिए देखिएगा चतुर्भुजी रोड जो बना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़क योजना, तो इससे नेशनल हाईवे रोड, इस तरह एक्सप्रेस वे, तो बैठिएगा और आपको पहुंचा देगा, या तो पहुंचा ही देगा या ऊपर पहुंचा देगा। जो दोनों संभव है। पुणे में गए तो हम कहें कि मुंबई जाना है, वह किस रोड चाहिएगा? एक है हाईवे रोड और दूसरा है नॉर्मल रोड, और दोनों में क्या अंतर है? कहा हाईवे में कम से कम समय वहाँ पहुँच जाइएगा, हो सकता है कि आप सदा के लिए ऊपर चले जाइए, इतना स्पीड में रहता है, एकदम रोई चला जाता है। और होता क्या है कि हर ड्राइवर इक्वली ट्रेंड नहीं है। हर ड्राइवर का पर्सनालिटी जो है वो टीटोटलर नहीं है, शराब नहीं पीने वाला नहीं, शराब पीता ही है वो। उस मोमेंट वो क्या कर रहा है, रात को सोया कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर है। मेंटली इसका क्या स्थिति है? साउथ में हम ट्रिप लेके पटना कॉलेज के स्टूडेंट से गए हुए थे, तो उसमें जो ड्राइवर था, ये टाटा सुमो में 3-4 टाटा सुमो लिए थे, उसी में 9 आदमी बैठ के, वो देखते थे कि हर थोड़ा देर पर फोन पर वाइफ से, अब वाइफ उसको डांट रही, तो आवाज़ हम लोग सुनाई दे रहा है। हम कहे भाई काहे तुम उठा दो? नहीं उठाएंगे तो वहाँ सब दीवार पर फोटो फोड़ उड़ देगी, हर देगी। माइंड क्या अपना है, उठाया काहे नहीं तुम? अब बच्चा को पीटेगी, बच्चा को पीटने लगेगी, इसलिए वो जितना बार फोन करेगी हम उठा के सुनेंगे। आप लोग इसका बुरा नहीं है। अब ड्राइवर काम करे भाई, तो अब इसका माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए। बात कहता है इकोनॉमी में कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल 2 बातों पर निर्भर करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि संभावित आय का हम कमाएंगे, और सप्लाई प्राइस कैंस कहते हैं, सप्लाई प्राइस को गोल कर दीजिए कांस्टेंट, बस बच गया एक ही चीज, संभावित आय। संभावित आय जो है वो निर्भर करता है एक ही तत्व पर, लाभ की प्रत्याशा। एक ही तत्व पर लाभ की प्रत्याशा, सो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के लिए केन्स ने चैप्टर 5 में सारा वर्णन किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लाभ की प्रत्याशा। कहा कि लाभ की प्रत्याशा जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, उद्यमी की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उद्यमी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करता है। उद्यमी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करता है। और तब फिर उद्यमी का मनोवैज्ञानिक स्थिति किस पर निर्भर करता है? कहा कि शेयर प्राइस पर, स्टॉक मार्केट के प्राइस पर।
इक्विटी मार्केट के प्राइस पर, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही उद्यमी को पता चलता है कि शेयर प्राइस गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो वो सचेत हो जाता है और उसको लगने लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, चला नहीं पाएंगे, इससे बेहतर हुआ कि बंदे कर दें, शट डाउन और शट डाउन कर देगा। उसको उठाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमी उसमें उठाने नहीं जाएगा, क्योंकि तो शट डाउन कर दिया खुद से। इस पैंडेमिक नहीं है जो सरकार शट डाउन किया है, वो खुद शट डाउन किया है। कहा कि उसको लाख उठाने के लिए कहेगा, उठाएगा नहीं। एक ही तरीका है, भारी मात्रा में सरकारी व्यय किया जाए। आपके पास तो किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डाउनलोडेड है ना, डाउनलोडेड है, उसको खोल के आप पढ़िएगा कि कितना ब्रिज बना, कितना रेलवे लाइन बना, कितना बिल्डिंग बना। यूएस में, हाँ, यूएसए में उस 3 साल में, 2 साल में, 1934-1935। आपको देख के आश्चर्य होगा कि 2 साल में कितना हजार पुल बना दिया, कितना हजार फ्लाई ओवर बना दिया, कितना हजार किलोमीटर रोड को चौड़ीकरण कर दिया, कितना हजार जो है सरकारी बिल्डिंग को बना दिया, और इससे डायरेक्ट रोजगार की प्राप्ति हो गई। फिर धीरे-धीरे साइकिल और फिर ठीक हो रोजगार की प्राप्ति जब हुई तो मनी बाजार में आया। केन्स तो यहाँ तक कहे, जो आपको हम बता रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी मैड मैन इन पॉलिटिक्स, देयर आर मेनी मैड मैन इन पॉलिटिक्स, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट सुनिएगा कि ना भाई ठीक नहीं है, इससे विद्रोह हो जाएगा, जिला में ही हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप समझते हैं। बोलेगा, हाँ। तो देयर आर मेनी मैड मैन इन पॉलिटिक्स। तब क्या करें, तो कहा कि तब एक ही काम कीजिए कि सोना का खान अमेरिका में बहुत है, सोना का खान वाला भी शट डाउन कर दिया है, और सोना का खान खुलवाइए और मजदूर को उसमें भेजिए अंदर काम करने के लिए। पर डे बाहर निकले, हाथ में डॉलर डालिए, फिर जाके वो मार्केट जाए, डॉलर जाएगा, बाजार में सामान खरीदेगा। फिर चल- 1 महीना के अंदर में सामान वहाँ खत्म होने लगेगा। फिर जैसे पता- खत्म हुआ तो फोन पर नौकरी देता है कि हेलो यू कम बैक, आप क्या कीजिए, आ जाइए, और आ करके आप। ज्वाइन तो केन्स कहते हैं कि जैसे लाभ की प्रत्याशा आपको दिखेगा पॉजिटिव, तो उद्यमी काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, यही लाइन है, डिगिंग होल्स, डिगिंग माने खोदना, होल्स माने गड्ढा, डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। ये एक्चुअल ओरिजिनल बात आपको बता रहे हैं, जो केन्स के शब्दों में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी उन्होंने लिखा है। और कहा कि कुछ दिन काम चलने दीजिए, ऑटोमेटिक पैसा बाजार में आने लगेगा और बाजार का माल समाप्त होने लगेगा। वो फ़ोन पर वापस बुलाना शुरू करेगा, जो आपके यहाँ काम कर रहा है, फिर वापस चला जाएगा। आप पेंडेमिक में बहुत सारे बिहार के मजदूर वो लौटने लगे। बिहार के मजदूर जो हैं, उनको फ़ोन आ गया वहाँ से कि आ जाओ तुम, अब स्थिति सुधरने लगी है, तो जाना शुरू कर दिया है। यही हाल वहाँ भी हुआ, और उसके बाद वहाँ, यहाँ का हाल है ये पेंडेमिक है, लेकिन वहाँ का हाल था डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन क्रिएटेड बाय ओवर प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स। तो इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि केन्स ने कहा नंबर 1 कि लैसेज फेरे को हटाएं, सरकारी हस्तक्षेप को लाएं। नंबर 2, मौद्रिक नीति को महत्व नहीं दें, यूज करें, लेकिन उस पर भरोसा न करें, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड को अपनाएं, जो कि राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति के द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जाए, भारी मात्रा में। इसका नाम दिया उन्होंने पंप प्राइमिंग, कि मुंह से खींच दीजिए बाल्टी का पानी, अब बाल्टी का पानी टेबल पर रखिए, तो नीचे पानी क्या होगा, पूरा बाल्टी का पानी निकल के जमीन पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बचपन हम लोग करते थे, फूके तो खींच, जोर से खींच दिए तो अपने आप पानी निकलने लगा, जिससे लग रहा है कि कोई ऑटोमेटिक लगा हुआ है। नहीं, आप खींचिएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और वाटर 6 इट्स ओन लेवल, नीचे लेवल में कम ही है, नीचे आ जाएगा, सारा पानी फैल जाएगा पूरे रूम में। उसी तरीके से
पंप प्राइमिंग रुपया का कीजिए, डॉलर का कीजिए। तो सरकार के पास अगर कमी है पैसे की तो पैसा को सरकार की कमी है। सरकार के पास फैक्ट्री है नोट छापने का, डॉलर आप नहीं छाप सकते, रुपया तो छाप कैसे सकते। बोलता है सरकार की हमको कमी है? गलत कहता है। नोट छपवाए ना आरबीआई से, छपवाए, वही तब आरबीआई से छपवा के ही लेगा ना। सरकार को जो जरूरत पड़ जाएगा, देश से तुम्हारा नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? युद्ध छिड़ गया तो नोट छापेगा ना। नोट छाप करके सारा हम लोग का चावल गेहूँ खरीद लेगा सरकार और युद्ध पे भेजेगा वह। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री कहे कि डॉलर है ना, अर्थशास्त्री क्या कहे कि डॉलर है ना, डॉलर छापने का मशीन है ना, फेडरल रिजर्व सिस्टम को डॉलर छापने का मशीन है, छाप के निकालो, होगा तो देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि हर हालत में अर्थव्यवस्था में अगर आप रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अटैक कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, सरकार के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू हो जाएगा। और सचमुच ऐसा हुआ, 160 लाख बेरोजगार व्यक्ति 2 साल के अंतर्गत वापस चले आए। और अर्थव्यवस्था में इस पीरियड में जो सरकारी डॉलर से काम हुआ, उससे तो अरबों खरबों का फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाई। महाशक्ति बन गया। तो इस तरीके से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी खर्च कभी बेकार नहीं जाता है। सरकारी खर्च केवल पेट पालने के लिए दीजिएगा तो बेकार चला जाएगा। पेट पालने से ज़्यादा दीजिए ताकि वो आके काम करे। तो अभी की स्थिति पैंडेमिक की स्थिति है, वो स्थिति डिप्रेशन का, कोई बीमारी नहीं था। फैक्ट्री बंद कर दिया तो क्या करेगा वो? फैक्ट्री अब खोल दीजिए, वापस वो आकर के काम करने लगेगा, फैक्ट्री वाला खुद उसको बुलाएगा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी इंस्ट्रूमेंट को लगाइए। समाजवादी इंस्ट्रूमेंट है सरकारी खर्च, समाजवादी इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन, सब्सिडी, ये सारा चीज़ का इस्तेमाल आप कीजिए। और नोट छापिए, नोट छापने से और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और मंदी के काल में इन्फ्लेशन चाहिए, प्राइस राइज होगा, आशावाद का किरण नजर आने लगेगा। बाजार में, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में सबका दाम बढ़ने लगेगा। और अर्थव्यवस्था में एक धीरे धीरे संचार हो ऑप्टिमिज्म का, आशावाद का। और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से विकसित जो था गिरा है नीचे, फिर धीरे रिकवरी को प्राप्त करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।